नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। और भारतीय बाजार के लिए पूरा हफ्ता एक्शन पैक रहने वाले कई सारे इवेंट्स है, कई सारे ट्रिगर्स हैं, काफी कुछ एक्शन है जो कि हमें फोकस करना है। और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत तो हैं ही, जिससे हम हर रोज शुरुआत करते हैं। आज भी विदेशी बाजार के संकेत ही सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत कह सकते हैं हल्की फुल्की होती हुई देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए 11,200 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। और ध्यान रखिए जापान के बाजार आज बंद रहने वाले हैं, लेकिन साथ ही शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार की अगर बात करें तो अच्छी तेजी देखने को मिली। निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी भी डाउ ने देखी, उसके बाद करीब 45 अंक चढ़कर ये बंद होता हुआ दिखा। लेकिन साथ ही नैस्डैक में करीब 1% की कमजोरी भी हमने देखी। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से क्या कहना चाहते हैं, वहां से खबरें क्या आ रही है, कोरोना से जुड़ी डिटेल्स क्या है, सब कुछ विस्तार से दीपांशु भंडारी से जानते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति हमें बताएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत हैं, हालांकि कहना पड़ेगा जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी या डाउ फ्यूचर्स या बाकी के भी एशिया के बाजारों में आप एक्शन देख रहे हैं, कुछ ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। एक्चुअली बाजार अपना अगला ट्रिगर खोज रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट वीक हो सकता है क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जहां पर नजर रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यूएस और चीन के बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है उस पर नजर रहेगी। 15 अगस्त को मीटिंग है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स और चीन के वाइस प्रीमियर के बीच। वर्चुअल मीटिंग होगी ये, और ट्रेड डील की रिव्यू मीटिंग है जो 15 अगस्त से फेज 1 ट्रेड डील इंप्लीमेंट हुई थी उसका 6 मंथ रिव्यू मीटिंग है। पर क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है दोनों देशों के बीच, तो देखना होगा इस मीटिंग से क्या निकल कर आता है। उसके अलावा देखें तो ओवर द वीकेंड यूएस ने हांगकांग के 11 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, इंक्लूडिंग जो हांगकांग की लीडर है कैरी लैम। तो वहां से थोड़ी टेंशन बढ़ रही है। वहीं खबरें ये आ रही हैं कि टिकटॉक अब यूएस सरकार के खिलाफ मुकदमा दौर कर सकती है रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, और इसी हफ्ते वो मुकदमा दौर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस के जो नए स्टिमुलस प्लान पर नजर थी, वहां से कुछ निकल कर नहीं आया है। फ्राइडे की डेडलाइन खत्म हो गई किसी भी डील के बिना, और अब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ट्रम्प साहब ने जो भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जा रहे थे जो जुलाई के एंड में एक्सपायर हो गए, उनको एक्सटेंड कर दिया है। पर क्योंकि अब ये बेनिफिट्स एक ऑर्डर के जरिए एक्सटेंड हो गए हैं तो उसकी लीगैलिटी पर क्वेश्चन है, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली कांग्रेस से ही सैंक्शन होता है, और क्योंकि कांग्रेस में कोई डील नहीं हुई इस प्लान को लेकर, तो देखना पड़ेगा कि आगे जाकर ये इफेक्टिव रहेगा कि नहीं। और साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जा रहे थे $600 पर वीक के, उन्हें घटाकर अब $400 पर वीक कर दिया गया है। तो ये एक तरह से नेगेटिव ही है। शुक्रवार को देखें तो अमेरिकी बाजार मिले जुले रहे, सीमित दायरों में कारोबार रहा। हालांकि डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ और पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। डाउ में लगभग 4% की तेजी देखी गई। जो जॉब्स डेटा आया जुलाई के महीने का वो अच्छा रहा, अनुमान से बेहतर था। लगभग 17.5 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई, अनुमान 14 से 15 लाख नई जॉब्स का था। जून के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली काफी बड़ी गिरावट थी, क्योंकि जून में 48 लाख जॉब्स जोड़ी गई थी, पर क्योंकि वो कम बेस पर था इसलिए उसकी इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। और अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होकर 10.2% हो गया है, पर देखना पड़ेगा कि ये आगे जाकर सस्टेन होता है कि नहीं अमेरिका के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका ने एक वार्निंग दी है कि अब मार्केट्स पर डिफेंसिव होना चाहिए। अब वैसी गेन्स नहीं आएंगी जैसी आ रही थी, और हिस्टोरिकली अगर आप डेटा पढ़ें तो अगस्त से मार्केट्स के लिए उतना अच्छा टाइम नहीं रहता है गेन्स के मुताबिक। तो देखना पड़ेगा कैसा एक्शन रहता है। इसके अलावा कच्चा तेल वैसे तो दायरे में रहा, पर 1% का दबाव था। पिछला हफ्ता वैसे काफी स्ट्रांग था कच्चा तेल के लिए, और डॉलर में रिबाउंड आने की वजह से सोने के भाव पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। और दीपांशु, साथ ही कोरोना के आंकड़े ताजा क्या बयां कर रहे हैं वो भी बताएं। आंकड़ों के हिसाब से कुछ अच्छा नहीं है, कुछ खराब रिकॉर्ड्स क्रॉस कर दिए हैं। अब 2 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया भर में संक्रमित हैं। मरने वालों की संख्या 7,33,000 के करीब है, पर जो लोग ठीक हुए हैं वो 1,28,000 के करीब है इस समय। भारत की बात करें तो लगातार 5वें दिन हमने देखा कि भारत के नए मामले दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज्यादा थे। कल भी तकरीबन 62,000 नए मामले सामने आए और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है एक दिन में। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है
है भारत के लिए। अब तक लगभग 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिकवरी रेट वैसे तो इम्प्रूव हो रहा है, 68% पर है इस समय रिकवरी रेट, और कल भी 54,000 लोग ठीक हुए हैं। पर लगातार जो 5 दिनों से सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं भारत में, ये एक चिंता का विषय है। यूएस के नए मामलों में हमने गिरावट देखी है। इस समय आप देखें तो 48,000 नए मामले सामने आए हैं, पर अब यूएस में संक्रमित लोगों की संख्या 52 लाख के पार है। वहीं ब्राजील में भी अब 30 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। रशिया की नई वैक्सीन, रशिया में एक कोरोना वायरस वैक्सीन अब रजिस्टर होने जा रही है। 12 अगस्त को ये रजिस्टर हो जाएगी। वहाँ पर थोड़ी नज़र है क्योंकि रशिया का कहना है कि ये वायरस के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव है। हालांकि अभी भी इस वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल नहीं हुआ है, तो फेज़ 3 ट्रायल के पहले वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव है। तो वहाँ पर कोई एक्सपर्ट्स ने संदेह जताया है और देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितनी इफेक्टिव वैक्सीन है। पर एक खबर ज़रूर है वैक्सीन को लेकर जहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी, और 12 अगस्त को ये वैक्सीन रजिस्टर होगी, तो देखना पड़ेगा उसके बाद ये कितनी इफेक्टिव रहती है। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नए मामले जो आ रहे हैं वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन रिकवरी रेट पर भी हमारी नजर है, वहां पर थोड़ा सा इजाफा होता हुआ जरूर देखने को मिल रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 397 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में 440 करोड़ की बिकवाली की है। और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से एक बड़ी बिकवाली 1973 करोड़ की आती हुई देखने को मिली है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इवेंट स्पेसिफिक आज का दिन और ये पूरा हफ्ता रहने वाला है। आपको बता दें कि एजीआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है और इसी से जुड़ी ताजा डिटेल्स देकर अब हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए एजीआर हियरिंग है आज और 2 बजे ये हियरिंग होगी और यहाँ पर से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जो हियरिंग दर हियरिंग टलता जा रहा था, और इस बारी जो है हो सकता है कि ऐसी प्रोजेक्शंस लगाई जा रही हैं कि एक फाइनल ऑर्डर कि कितना समय मिल सकता है टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया जो है भुगतान करने के लिए, उस पर निर्णय लेना संभव हो सकता है। ऐसा अटकलें लगाई जा रही है दोनों टेलीकॉम कंपनियों द्वारा और सरकार भी ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रही है। तो आज का दिन बहुत अहम होगा सभी टेलीकॉम कंपनी के लिए और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 से 20 साल का समय जो है इन टेलीकॉम कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर ताज़ा जो अपडेट है आप देखिए, ओवरऑल जो इनका ड्यू है उसमें अगर आप भारतीय एयरटेल को देखें तो करीब 41% जो है इन्होंने ऑलरेडी भुगतान कर दिया है, पर वोडाफोन आइडिया का देखें तो वहाँ पर 13.5-14% का ही टोटल जो इनका बकाया है उसका इन्होंने भुगतान किया है। प्रीवियस एजीआर हियरिंग की बात करें तो वहाँ पर इन्होंने ओवरऑल जो भी फैसला जो है रीअसेसमेंट का उसको टाल दिया था। उसको उन्होंने कहा है कि कोई भी रीअसेसमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका डिसीजन ये था कि टेलीकॉम कंपनियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा आज के दिन के लिए कि उनको ये स्टैगर्ड पेमेंट का शेड्यूल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलता है या नहीं। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इस जानकारी से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे जैसे ही कोई भी अपडेट इस पर आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एजीआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले बाजार में किस तरह की रणनीति, किस तरह का अप्रोच लगाना चाहिए, खास करके बैंक शेयर्स के लिए, टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए आपकी सलाह क्या होगी? सलाह ये होगी कि अगर आप देखें तो आज का ये जो मामला है ये बेहद इम्पोर्टेंट है और बेहद, अगर आज इसका फैसला आ जाता है तो तमाम टेलीकॉम शेयरों पर और बैंकिंग शेयरों पर इसका असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि पूरी संभावना इस बात की दिख रही है कि शायद टेलीकॉम कंपनियों को समय मिले, और अगर समय मिलता है तो फिर ये आइडिया के लिए बेहद पॉजिटिव होगा। आइडिया के साथ साथ काफी हद तक पॉजिटिव ये बैंक्स के लिए भी होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरह से होता है। बेसिकली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर निश्चिंत होना चाहता है कि अगर 10-15 साल या 20 साल का समय दिया जाए तो उस समय के बाद पैसा आए। ऐसा ना हो कि बाद में जाकर ये पता चले कि पैसा नहीं आ रहा है। अगर पैसा नहीं आना है तो वो आज ही पता चल जाए, और अगर आना है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि वो पैसा कब और किस तरह से आएगा
और अगर नहीं आया तो क्या कुछ होगा। इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि आज बड़ी अहमियत वाला ये दिन हो सकता है। अब ये भी कहना मुश्किल है कि आज ही फैसला आ जाएगा, लेकिन उम्मीद पूरी है कि फैसला आ जाना चाहिए। और अगर आज फैसला आता है तो फिर उस हिसाब से मुझे लगता है कि बैंक और टेलीकॉम कंपनियां ये बाजार की दिशा तय करेगी इस फैसला आने के बाद। बिल्कुल। और अनिल सर, आज के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए पहली रणनीति, अहम स्तर क्या होंगे? देखिए, वैसे कमजोर शुरुआत की जो आसार दिख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी से, मुझे लगता नहीं कि भारतीय बाजार कमजोर खुलने चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर हमारे बाजारों के खुलने के वक्त तक थोड़े डाउ फ्यूचर्स या फिर एशियाई बाजार थोड़े हल्के कमजोर हो जाते हैं तो उसका एक फायदा मिलेगा। और फायदा इस तरह से उठाना चाहिए कि 11,100 11,125 मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा और उस रेंज में आए तो खरीदारी करनी चाहिए। लाल निशान में खुले, गैप से नीचे खुले, जितना गैप से ज्यादा नीचे खुले उतना खरीदारी का तुरंत मौका होगा। लेकिन बड़ी गैप के साथ ऊपर खुले तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की भी संभावना है। 11,250 11,325 ऊपरी रेंज है। बाकी सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है, लेकिन एफआईज की तरफ से थोड़ी सी खरीदारी धीमी पड़ती हुई दिखी है कैश मार्केट में। और स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 1300 करोड़ से ज्यादा के एफआईज ने बेचे हैं। घरेलू फंड की हल्की फुल्की बिकवाली चली रही है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से थोड़ी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आने की संभावना है। लेकिन ट्रेंड जो है वो बहुत मजबूती के साथ बना हुआ है और वो इंटैक्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको देखकर कोई चिंता करने की बहुत बात है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा वोलेटाइल ज्यादा हो सकता है। 21,375 21,500 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। असली कमजोरी इसके नीचे जाने के बाद ही आपको नजर आएगी। 21,900 22,100 ऊपरी रेंज है। अगर इसको पार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो फिर 22,400 22,500 तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो देखते हैं, बैंक निफ्टी मुझे लगता है आज बाजार का डायरेक्शन तय करेगा। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली रणनीति अब हमारे पास है, आज वॉलेटाइल कारोबार बिल्कुल देखने को मिल सकता है। निफ्टी आप देखिए 11,100 से 11,125 के सपोर्ट जोन्स को मानकर चलिएगा। 11,250 से 11,325 ऊपरी रेंज का काम करेंगे। बैंक निफ्टी में ज्यादा वॉलेटाइल कारोबार देखने को मिल सकता है। 21,375 से 21,500 के सपोर्ट जोन्स को माना जाए। 21,900 से 22,100 की ऊपरी रेंज है जिसको आपको मानकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों वाले शेयर्स, कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है और साथ ही वीकेंड के दौरान कौन से नतीजे आए। मंडे को काफी सारा डेटा होता है जो आपके सामने रखना होता है। सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले ट्रिगर्स और साथ ही वीकेंड के दौरान कौन से नतीजे आए वो बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल, आप देखिए आज ईजीआर के अलावा एक्सिस बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज पर आप नजर रखिए क्योंकि क्यूआईपी पर आज बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पे फाइनल प्राइस पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। एक्सिस बैंक आप देखिए 10,000 करोड़ की जो क्यूआईपी लॉन्च किया था, उनकी जो फ्लो प्राइस तय की गई थी वो 442 रुपीज प्रति शेयर थी। आज उनकी फाइनल प्राइस आती हुई दिखेगी। और साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड का भी जो क्यूआईपी है जहां पे 14,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी और साथ ही वारंट्स इशू किए गए थे और इनकी जो फ्लो प्राइस है वो करीब 1838 रुपीज 95 पैसे प्रति शेयर पर तय की गई थी। आज इनकी फाइनल प्राइस आती हुई दिखेगी। लेकिन आप देखिए अच्छा रिस्पांस दोनों ही कंपनीज को मिलता हुआ दिखा था। त्रिवेणी इंजीनियरिंग नतीजों के साथ आज बायबैक पर भी कोई फैसला आता हुआ दिख सकता है। साथ ही इंटीग्लोब एविएशन जहां पे आज पूंजी जुटाने पर भी आज जो बोर्ड है वो फैसला लेती हुई दिखेगी। तो इसी के चलते ये सारी कंपनीज पर आप नजर रखिए। नतीजों के लिहाज से सिप्ला के नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे थे। आप देखिए सारी ज्योग्राफीज यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूएस और साथ ही जो भारतीय कारोबार है, घरेलू कारोबार, यहाँ पे अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे और इसी के चलते जो अनुमान था उससे भी बेहतर मार्जिन और साथ ही आय पोस्ट किए। कंपनी ने आय 9% तक बढ़ती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफे में 15% तक की बढ़त आती हुई दिखी। इस तिमाही में मार्जिन 22.6% पे क्लॉक इन किए और जो मुनाफा है उसमें 39% तक की बढ़त हमने इस तिमाही में देखी है। इसके अलावा हमरा राजा बैटरीज अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय इस बार करीब 36% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 45% तक की गिरावट हमने देखी है। मार्जिन 13.5% पे आते हुए दिखे हैं, 15.4% से घटकर, लेकिन अनुमान था करीब 8.5% का, तो उससे काफी बेहतर मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया और जो मुनाफा है उसमें 55% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। 63 करोड़ पर मुनाफा आया है। जो अनुमान था वो करीब 24 से 25 करोड़ का था, तो काफी बेहतर अनुमान से नंबर्स आते हुए दिखे। दीवीज लैब आप देखिए अनुमान था ही कि इस बार नंबर्स अच्छे आते हुए दिखेंगे, लेकिन आप देखिए जो अनुमान था उससे भी बेहतर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इस तिमाही में आय 49 ऑलमोस्ट 49% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में करीब 80% से ज्यादा की बढ़त आती हुई दिखी है और जो मार्जिन है वो 40% पे आते हुए दिखे। 33% से बढ़कर मुनाफे में भी इस बार 80% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। तो सारे फ्रंट पर अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे।
कौन कौन अनुमान से कमजोर है नंबर्स। इस बार जो आय है 27% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 60% तक की गिरावट है और जो मुनाफा है वो 72% इस बार कम होता हुआ दिखा है। डिफर्ड टैक्स के चलते हल्का सा सहारा मुनाफे को मिलता हुआ दिखा और जो बाटा इंडिया के नंबर्स हैं वो भी अनुमान से कमजोर हैं। ऑलरेडी अनुमान था कमजोर नंबर्स आने का, लेकिन उससे भी कमजोर नंबर्स इस बार आते हुए दिखे हैं। आय इस बार 84% तक कम होती हुई दिखी और जो घाटा है वो 101 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 100 करोड़ के मुनाफे के सामने। तो ओवरऑल वीक नंबर्स इस बार बाटा इंडिया की तरफ से भी आते हुए दिखे हैं। साथ ही सीमेंस के भी जो आंकड़े हैं वो अनुमान से खराब ही आते हुए दिखे हैं। घाटा करीब 4.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा और जो एबिटा का या कामकाजी घाटा है वो इस बार काफी बढ़ता हुआ दिखा है। जो आय है उसमें 58% तक की गिरावट देखने मिली है। तो ये कुछ नंबर्स हैं मानसी जिस पर आज हमें फोकस करना होगा। बिल्कुल देवांशी, क्विकली खबरों वाले शेयर्स भी हमें बता दीजिए। आज सबसे पहले तो डिफेंस स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। जो 101 रक्षा उपकरणों पर आज जो इंपोर्ट बैन लगता हुआ दिखा है, इसी के चलते आज सारी डिफेंस स्टॉक्स पर नजर रखिए। 2020 से लेकर 2024 तक इन उपकरणों के इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है, लेकिन उन्होंने जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये भी कहना है कि अगले बजट में जो बजट है वो बढ़ा दिया जाएगा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। तो इसी के चलते आज सारी घरेलू कंपनीज पर आप नजर रखिए। इन्फो एज पर नजर रखनी होगी, जहां पे कंपनी ने QIP जो बंद हो चुका है, इश्यू प्राइस जो है वो 3090 रुपीज प्रति शेयर पर तय हो चुकी है। जो फ्लो प्राइस थी वो 3177 है, उस पर हल्का सा डिस्काउंट करीब 2 से 2.5% का डिस्काउंट कंपनी ने दिया है। SBI म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के नाम भी सामने आते हुए दिखे जिन्होंने QIP में खरीदारी की है। FTC की बोर्ड की बैठक थी जहां पे बायबैक पर फैसला होता हुआ दिखा। बोर्ड ने 21 लाख शेयर के बायबैक को मंजूरी दे दी है। 450 रुपीज प्रति शेयर पर तय किया गया है। जो मौजूदा भाव है वो 335 रुपीज के करीब है। 450 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर 97 करोड़ शेयर्स का बायबैक करेगी कंपनी। और मजेस्को पर आप नजर कीजिए, कंपनी की जो US सब्सिडरी है, जहां पे हमने पहले देखा था एक डील होती हुई दिखी थी थॉमस ब्रावो के साथ, इन्होंने अब अपनी जो डील है एक्विजिशन करने के लिए वो बढ़ा दी है। 22% से अपना जो ऑफर प्राइस है वो बढ़ा दिया और इसी के चलते आज पॉजिटिव ट्रिगर देखने मिल सकता है। फंड एक्शन में आज सेंचुरी टेक्सटाइल पर आप नजर कीजिए, जहां पे मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 6.5 लाख शेयर्स 317 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदे और इसी के चलते आज फोकस में रहेगा। चलिए देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की रणनीति बताई है, आइए उसे देखते हैं। अशोक लीलैंड टाटा मोटर्स के पीछे पीछे आज चला है और इसके अंदर थोड़ी तेजी, मामूली तेजी देखी गई है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगस्त का 50 सीरीज का कॉल लिया जा सकता है, 2 रुपए 65 पैसे पे, और स्टॉप लॉस रखे 2 रुपए और टारगेट रहेगा 3 रुपए 90 पैसे। ब्रिटानिया भी एक बार वापस चल पड़ा है, तो इसका भी अगस्त का 4000 का कॉल लिया जा सकता है। 88 रुपए 15 पैसे पे लास्ट ट्रेडिंग थी, जो भाव खुले वहां पे आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे 68 रुपए और टारगेट रहेगा 128 का। ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे पास 3 कॉल्स, तीनों खरीदारी की है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। फेडरल बैंक कैश मार्केट में खरीदारी की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि 60 के टारगेट्स यहां पर देखे जा सकते हैं। 52 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय सिप्ला और साथ ही एशियन पेंट, सिप्ला पर 765 के लक्ष्य को मानकर चले, 720 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं एशियन पेंट्स में 1840 के लक्ष्य को मानकर चले, 1790 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, यहां पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। हमारे साथ अब आनंद राठी सिक्योरिटीज से निलेश जैन जुड़ गए हैं। निलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका क्विक रिव्यू और साथ ही आज के लिए टॉपिक क्या होगी, दोनों ही बता दीजिए। मानसी, देखिए स्ट्रक्चर जो है वो हम काफी समय से कह रहे हैं, ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली प्रीवियस वीक में निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई थी 10,880 का एक मेजर सपोर्ट, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके निफ्टी में एक बहुत ही शार्प बाउंस आया था। तो हमारा ये मानना है कि जो पुल बैक है वो एक्सटेंड कर सकता है। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर डेरिवेटिव सेटअप देखें तो 11,000 की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ऑन फ्राइडे वी हैव सीन फ्रेश पुट राइटिंग एट 11,100। तो इंडिकेशन ये आ रहा है कि अगर बाजार में गैप डाउन ओपनिंग होती है
तो वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। करंट लेवल पे ऑल्दो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, हमारा ये मानना है कि जो करंट पुल बैक है वो एक्सटेंड हो सकता है 11,300 तक। तो निफ्टी में डेफिनेटली 11,000 नीचे की स्तर पर 11,180 से 11,160 के लेवल पे अगर मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। 11,100 का स्टॉप लॉस होगा और 11,300 के टारगेट होंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। वही बैंक निफ्टी में भी हमारा ये मानना है कि ओवरऑल मोमेंटम है वो पॉजिटिव लग रहा है। ऑन दी हायर साइड 22,000 से लेके 22,200 तक का अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 21,200 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा, सपोर्ट के तौर पर वहां पर हमको बाइंग देखने को मिल सकती है। आज की दो स्टॉक्स है वो दोनों ही बाय रिकमेंडेशंस हैं। पहला स्टॉक है एशियन पेंट, जहाँ पे हमको फ्राइडे के सेशन में इनफैक्ट कहूंगा कि ओवरऑल पेंट स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों ही में ही ब्रेकआउट आया था। एशियन पेंट में खरीदारी करके चलना चाहिए। 1785 का स्टॉप लॉस होगा, 1840 के टारगेट्स होंगे। दूसरा बाय रिकमेंडेशन होगा हेवेल्स पे। ओवरऑल हेवेल्स में हमको एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आते हुए आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। हेवेल्स में खरीदारी करना चाहिए। 598 का स्टॉप लॉस होगा, 630 के टारगेट्स होंगे। तो चलिए यहाँ पर इंडेक्स और साथ ही टॉप कॉल्स भी हमारे पास आ चुकी हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके पास है, साथ ही ऑप्शन की रणनीति भी। लेकिन अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट और उसका सारा एक्शन लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। नतीजों के बाद दो स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई है। सबसे पहले आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर CLSA की बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखे। कमजोर नतीजों के बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस ने खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य भी 605 से बढ़ाकर 730 कर दिया और ये कह रहे नतीजे जो है अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। और इन्होंने जिसके चलते इनके जो वॉल्यूम्स की ग्रोथ के अनुमान में बढ़ोतरी की और ये मान रहे कि ट्रैक्टर बिक्री में आगे जाकर बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन कॉन्गोर के नतीजे बेहद निराशाजनक देखने को मिले। नॉमिनल ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। 438 रुपये के लक्ष्य के लिए 452 रुपये शुक्रवार की क्लोजिंग है। और इन्होंने EPS के अनुमान में भी देखिए भारी भरकम 52% की कटौती की है। लेकिन जेफरीज इनसे सहमत नहीं है। इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 600 रुपये के लक्ष्य के लिए, जो कि लगभग अगर आप देखें तो मौजूदा दाम से 50 रुपये ऊपर है। और ये कह रहे कि नतीजे जो है थोड़े से नेगेटिव सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक पर पॉजिटिव बने हुए हैं। तो फिलहाल के लिए दो स्टॉक स्पेसिफिक ब्रोकरेज एक्शन रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर आपको फोकस रखना होगा। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।